बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने बेसिकली दो मेन टॉपिक्स कवर करने हैं। फोकस एरियाज हैं पीएमपी से रिलेटेड। वन विल बी द स्टेक होल्डर्स और सेकंड विल बी द कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। ये दोनों आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हु इज अ स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर जो भी आपके प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहा है इन रियलिटी, या वो सोचता है कि वो शायद अफेक्ट हो जाएगा या हो रहा हो, वो स्टेक होल्डर कहलाता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि जो डेफिनेशन है, एनीवन हु इज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट और ही परसीव्स दैट ही इज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट इज अ स्टेक होल्डर। मतलब हम लोग फर्दर डिस्कसिंग आपके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हम लोग के जैसे कि कस्टमर्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट जैसे सप्लायर्स हो गए, हमारे एंड यूजर जिसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल रोड बना रही है, जिसने वो रोड इस्तेमाल करनी है, वो लोग भी हमारे स्टेक होल्डर्स ही होंगे। कम्युनिटी, आसपास के लोग, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज से, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे। गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। यू कैन से कि आप जब भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, इन पाकिस्तान आपको एटलीस्ट एनओसी लेना पड़ता है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, आइदर पीईसी है आप, या फिर कोई लोकल हो गई कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। एम्प्लॉयज, आपके अपनी टीम एम्प्लॉयज सारे वो भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। मैनेजर्स इवन स्टेक होल्डर्स में आते हैं। आपके डिफरेंट मैनेजर्स, एचआर मैनेजर्स हो गए, आपके प्रोक्योरमेंट के मैनेजर्स होंगे, क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर्स मैनेजर्स, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। उसके बाद आपके स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। वैसे हम लोग जो स्पॉन्सर्स को परसीव करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, कि स्पॉन्सर इज इक्विवेलेंट टू क्लाइंट जो कि पैसे देता है, ठीक है, दैट वो भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन पीएमपी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, स्पॉन्सर इज अ पर्सन जो कि हेड ऑफ गवर्नेंस बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर होता है, जो कि हमें अप्रूवल अथॉरिटी देता है डिफरेंट प्लान्स की, प्रोजेक्ट चार्टर की। हाउ डू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें। अब इसमें एक और सवाल आता है कि अ, हमारा नंबर वन में स्टेक होल्डर्स कौन है इस प्रोजेक्ट में? सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन है? आप सर मुझे बता सकते हैं हमारा सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन होगा इस प्रोजेक्ट में? मैं आई बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मेरा सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन होगा? सर आप म्यूटेड हैं kindly। इस पे तो बड़ी हमारी लिमिटेड कम्युनिटी काम कर रही है, तो इसमें हम सारी स्टेक होल्डर्स होंगे बिल्कुल प्रोजेक्ट में। सारे तो स्टेक होल्डर होंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन? मतलब जिसको मैं लिखूंगा कि यार ही इज द नंबर वन पे, ये मेरा स्टेक होल्डर। हम लोगों मतलब ने, प्रायोरिटी वेटेज वेटेज के हिसाब से। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले मैं स्पॉन्सर, स्पॉन्सर माय स्पॉन्सर विल बी द माय नंबर वन स्टेक होल्डर। वैसे बिल्कुल। मतलब प्रायोरिटी तो हम आगे जाके सेट करेंगे, लेकिन जिसका मैं लिखूंगा नंबर वन स्टेक होल्डर, ही विल बी द स्पॉन्सर। अब ये क्यों है, ये आगे जाके हम देखते हैं। सब हम लोग आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पॉन्सर के पास जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया एज अ स्टेक होल्डर। हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं इंटरव्यू में या फिर वन टू वन सेशन में, जो कि एक टाइप है, और उसकी एक्सपर्ट जजमेंट लेते हैं कि आप बताएं कि की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं इस प्रोजेक्ट में। तो वो क्या करता है, हमें 8 से 10 स्टेक होल्डर्स के नाम दे देता है कि भाई ये तुम्हारे की स्टेक होल्डर्स। हम उस 8 से 10 बंदों को ना कहते हैं फोकस ग्रुप, ठीक है। और हम क्या उसके बाद क्या करते हैं, हम उन फोकस ग्रुप के पास जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, उन फोकस ग्रुप से पूछते हैं कि यार आप हमें बताएं, मतलब 8 से 10 बंदों के पास वही इंटरव्यू लेते हैं उनका, या उनसे वन टू वन सेशन रखते हैं, उनसे पूछते हैं आप हमें बताएं फर्दर और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। वो फिर आपको एक लिस्ट दे देते हैं स्टेक होल्डर्स की, ठीक है।
आप फिर क्या करते हैं, वो जो सारे स्टेक होल्डर्स की लिस्ट दी होती है, आप उनको एक फैसिलिटेटेड डिस्कशन में, मतलब सबको एक ही वर्कशॉप पे बुलाते हैं, जिसको कहते हैं फैसिलिटेटेड वर्कशॉप या फैसिलिटेटेड डिस्कशन। फैसिलिटेटेड का मतलब ये है कि आप उधर सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, यू विल क्या कहते हैं, बाकी डिस्कशंस वगैरह वो लोग खुद करेंगे। और वन ऑफ द स्टेप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आप डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से बनते हैं। ये सारी आइडेंटिफिकेशन की टाइप्स हैं और प्रोसेस। फिर आप ओपीएस देखेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ठीक है, उसमें हम आप बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज देखेंगे, आपको पता चलेगा कि पॉलिसी मेकर्स कौन कौन है, और उसमें किस किस का साइन है भाई। ठीक है, आप लेसन्स लर्न देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा पिछले कौन कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर्स रह गए और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे और किस किस को मुझे रखना चाहिए। ठीक है, और आखिर पे आप ईईएफ, जो आपका एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्रोजेक्ट पे आ रहे होते हैं, आप उस पे देखेंगे कि भी मेरा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कौन सा है, मेरा एनवायरमेंटल स्टेक होल्डर कौन सा है, मेरा सोशल स्टेक होल्डर कौन सा है, मेरा टेक्नोलॉजिकल स्टेक होल्डर कौन सा है, मेरा जो है क्या कहते हैं लीगल स्टेक होल्डर कौन सा है। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया, हम लोग आइडेंटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं स्टेक होल्डर्स की। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट बंदों से, डिफरेंट की स्टेक होल्डर से स्पॉन्सर का। और उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट जजमेंट लेते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट एक होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि एक किसी भी लिमिटेड एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ना एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कहते हैं पीएमपी, दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। उनसे जाके उनकी एक्सपर्ट जजमेंट लेते हैं कि भाई आप बताएं इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन और कौन कौन से हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स। के बाद आप प्रोजेक्ट चार्टर में देखते हैं, देखिए आपने जब प्रोजेक्ट चार्टर बनाया था उधर भी की स्टेक होल्डर्स थे। ठीक है, वहां से भी आप लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स, वो भी फोकस ग्रुप ही होंगे। ठीक है, बेसिकली जो आपने स्पॉन्सर के पास गए और आपने उनसे स्टेक होल्डर्स का लिस्ट ली फोकस ग्रुप की, वो आप इनिशिएशन फेज में कर रहे हैं, जो कि आप प्रोजेक्ट चार्टर में डालेंगे। फिफ्थ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स पे देखते हैं, जैसे कि बताया उसकी पॉलिसीज और पॉलिसी मेकर्स कौन है ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी स्टेक होल्डर्स होंगे। आपके लेसन लर्न रिपोजिटरी से आपको पता चल जाएगा कि पिछले प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे। बाकी ब्रेन स्टॉर्मिंग या फैसिलिटेटेड डिस्कशन जैसे हमने डिस्कस किया, आप लोगों को, अपने स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे उन एक फैसिलिटेटेड इन्वायरमेंट में, उनसे फिर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो होते हैं। अब होगा क्या कि इस एट द एंड आपके पास ना एक सारा स्टेक होल्डर्स की लिस्ट आ जाएगी। लेट्स से 10,000 स्टेक होल्डर्स आपके पास आइडेंटिफाई हो गए। अब आपने उनको कहीं पे लिस्ट डाउन करना है, जहां पे लिस्ट डाउन करना है वो होता है स्टेक होल्डर रजिस्टर। आई रिपीट, ये स्टेक होल्डर रजिस्टर इज बेसिकली a document containing list of all stakeholders, जितने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई हुए हैं या होंगे, वो स्टेक होल्डर रजिस्टर में जो है ना नोट डाउन करते हैं। ये एक एग्जांपल है कि स्टेक होल्डर रजिस्टर में बेसिकली क्या होता है। और आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले ये नेम आ गया, फिर टाइटल आ गया, फिर इंटरनल है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, विदाउट द एक्सटर्नल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसका रोल क्या है प्रोजेक्ट में, मेजर रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके इन्फ्लुएंस या एटीट्यूड क्या क्या है। इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे जो है ना आप देख सकते हैं। ओके, अब आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारी, स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफाई हमने कर लिया उसको, उसके बाद जाके हमने जो है ना स्टेक होल्डर रजिस्टर में भी डाल दिया। ठीक है, फिर हम उसकी करेंगे क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अपने लिहाज से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, मेरे लिहाज से उसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी। सबसे पहले उसमें क्लासिफिकेशन में आता है आपके पास अपवर्ड स्टेक होल्डर्स, जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनको मैं रिपोर्ट करूंगा, जस्ट लाइक स्पॉन्सर। ठीक है, देन आपके आते हैं डाउनवर्ड स्टेक होल्डर्स। डाउनवर्ड स्टेक होल्डर्स में
आपके पास जिनको जो आपको रिपोर्ट करेंगे, जैसे कि सेलर्स हो गए, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाते हैं, वेंडर्स हो गए, ये होंगे डाउनवर्ड स्टेक होल्डर्स। फिर होते हैं साइडवर्ड स्टेक होल्डर्स, साइड पे जो है ना जा रहे हो, मतलब आपके पीयर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप लोग एक सेम बोर्ड के खिलाड़ी हैं, तो आप जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं आपके पीयर्स, ठीक है, दोज विल बी साइडवर्ड स्टेक होल्डर्स। देन आते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले स्टेक होल्डर्स होते हैं। और फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले स्टेक होल्डर्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? ये बिल्कुल। अब हमने अपने आइडेंटिफाई कर लिया स्टेक होल्डर्स, क्लासिफिकेशन भी कर ली। अब उनको प्रायोरिटाइज करना है, वो किस तरह करेंगे? उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। सबसे पहला होता है पावर इंटरेस्ट या पावर इन्फ्लुएंस ग्रिड, सेकेंडली स्टेक होल्डर क्यूब, एंड थर्डली सेलियंस मॉडल। अच्छा, इन तीनों में हमने जो फोकस करना है दैट विल बी द फर्स्ट वन, पावर इंटरेस्ट ग्रिड। ठीक है, क्योंकि ये ही आपका मेनली इस्तेमाल होगा, इस पूरे स्टेक होल्डर्स के टॉपिक का ना मगज है ये, ठीक है, ज़्यादातर इसी से ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बाकियों को हम देखेंगे कि है क्या चीज़, लेकिन उनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, पावर इंटरेस्ट ग्रिड, ये एक 2D ग्रिड होती है। इसमें आप कह रहे हैं 2x2 का आप ग्रिड बनाया, तो उसमें एक्स एक्सिस पे हमारा इंटरेस्ट आ जाता है और वाई पे पावर आ जाती है। मतलब क्लासिफाइड एज लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, लो पावर और हाई पावर। अब क्वाड्रेंट्स अगर इसमें बनाए हमारे, सबसे पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है लो पावर और लो इंटरेस्ट। सेकंड और लो, अच्छा सॉरी, अब लो पावर और लो इंटरेस्ट जो हो गए बंदे, इनको हम लोग मॉनिटर करेंगे। ये बहुत सिंप्लीफाई करके इसमें बताया हुआ है मैंने। लो पावर लो इंटरेस्ट जो होंगे आपके, उनको हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे। एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे, और सॉरी, वॉच लिस्ट बनाएंगे, जिसको वॉच लिस्ट कहते हैं। जिनको हम लोग लो पावर लो इंटरेस्ट वाले बंदों को हम लोग उस लिस्ट में डाल देते हैं कि इनको सिर्फ मॉनिटर करना है, वॉच लिस्ट में पुट कर देते हैं। जैसे कि कौन होंगे ये लोग, हम लोग कह सकते हैं हमारा किचन स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, टेरिटोरियल स्टाफ हो गया। इनकी कोई पावर भी नहीं है, ना ही इनका इंटरेस्ट है। वो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं अपने, दे हैव अ फिक्स टाइम, फिक्स रूटीन, फिक्स डे। ठीक है, तो दे हैव नो पावर, दे हैव नो इंटरेस्ट, वी विल जस्ट मॉनिटर देम, वी विल पुट देम इनटू अ वॉच लिस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखते हैं इसके साथ वाले क्वाड्रेंट पे, जिस पे लो पावर है लेकिन इंटरेस्ट हाई है। अ, इनको हमने करना क्या है? सबसे पहले इनको सिर्फ इन्फॉर्म्ड रखना है। लो पावर और हाई इंटरेस्ट वालों को हमने कीप देम इन्फॉर्म्ड। उनको हमने प्रोजेक्ट की अपडेट्स देती रहनी है, हमने बताते रहना है भाई, हाँ यू शुड कीप, ये चीजें हैं, यू शुड नो दीज थिंग्स। हमारे कॉम्पिटिटर्स आर दी बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें आप कॉम्पिटिटर्स के अलावा आप कह लें कि आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज भी आ सकती हैं। ठीक है, और अपना आपका मीडिया भी आ सकता है इवन। उनकी पावर आपके प्रोजेक्ट पे तो के लिहाज से तो इतनी, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है। अगर मूवी की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मूवी में अपना इंटरेस्ट मेरा बहुत है लेकिन पावर मेरी कोई नहीं है, तो मुझे अगर जो मूवी वाले हैं, जिन्होंने जो प्रोड्यूसर्स हैं या उनकी एक टीम है, वो मुझे इन्फॉर्म्ड नहीं रखेगी, नहीं बताएगी कि कब मूवी रिलीज हो रही है, तो मैं तो इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, जो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था। तो यहाँ पे आ जाता है, दे विल कीप मी इन्फॉर्म्ड। जब मूविंग टुवर्ड्स दी टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट, इसमें हम लोग देख सकते हैं हमारी जो पावर है वो हाई है लेकिन इंटरेस्ट लो है। इनको हमने सिर्फ सेटिस्फाइड रखना है, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वक्त के साथ साथ वो पूरे करते रहने, इनको सेटिस्फाई रखना है। क्योंकि इनकी पावर है हमारे प्रोजेक्ट में, अगर हम लोग इनको सेटिस्फाई नहीं रखेंगे तो दे कैन डू समथिंग जो कि हमें हम पे हार्मफुल एक असर कर सकती है। इसमें भी हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज को डाल सकते हैं, हमारा मीडिया भी आ गया इसमें। ठीक है, और जो है ना, मतलब इनको आप एटलीस्ट, इनकी पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट लो है। ओके, नाउ द लास्ट वन, आपकी पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है,
इनके साथ दे विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। सारे इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन आप, क्योंकि आपका जो इन आप इनको सब क्लोजली मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है, यू विल बी मैनेजिंग देम क्लोजली। और इसमें आप उनके साथ वन टू वन डिस्कशंस कर रहे होंगे, फेस टू फेस मीटिंग्स कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। क्योंकि अगर किसी वक्त पे उनके साथ कुछ इस तरह से होता है कि आपने उनको सही से प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया उस स्टेक होल्डर्स को, तो एक नेगेटिव इफेक्ट आएगी आपके प्रोजेक्ट पे। जैसे कि एग्जांपल होगी आपकी अपनी टीम, आपका स्पॉन्सर, आपके अपवर्ड स्टेक होल्डर्स, आपके डाउनवर्ड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सबका इंटरेस्ट भी है और सबकी पावर भी है। आपका टीम का एक मेंबर है, आप उसको सही से, क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स को नहीं क्लासिफाई करते, वो अगर इंटरेस्ट छोड़ जाता है काम में, या फिर क्या कहते हैं, तो आपका तो कोई फायदा, मतलब फायदा ही नहीं था उस चीज का, ठीक है। आपका स्पॉन्सर है, उसको भी हाई इंटरेस्ट, हाई पावर है, आप उसके साथ उसको डे टू डे सारी चीजें बताते रहेंगे, उसके साथ रोज डिस्कशंस करेंगे, उसको अपडेटेड रखेंगे हर चीज पे, तब जाके यू विल बी मैनेजिंग हिम क्लोजली। इज दिस क्लियर सर? थैंक यू। क्लियर। ओके, छोटी सी सारी एक्टिविटी है, 5 मिनट की। ये वाला जो ग्राफ है, ये काइंडली अपने हाथ से एक दफा बना लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। बना दिए। ओके ओके। मैं असल में म्यूटेड था। मूविंग फॉरवर्ड, प्रायोरिटाइजेशन के हमने जैसे मेथड्स पढ़े, एक तो पावर इंटरेस्ट ग्रेड था, सेकेंडली स्टेक होल्डर क्यूब होता है, जो कि अब बाकी के जो दोनों है, स्टेक होल्डर क्यूब और सेलियंस मॉडल, दोज आर 3D, एंड द पावर इंटरेस्ट ग्रेड इज द 2D। व्हाट इज स्टेक होल्डर क्यूब? हमने पावर इंटरेस्ट में पढ़ा कि हमारे एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट था, वाई पे पावर था। इस पे हम लोग एक और एक्सिस बना देते हैं, लेट से जेड एक्सिस, और उसमें हम लोग या तो एटीट्यूड या जियोग्राफी उसकी डालते हैं, पर उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करने के लिए हम लोग बस पावर या इंटरेस्ट के साथ एक थर्ड इसमें ले आते हैं, जिसको हम एटीट्यूड उसमें ही देख लेते हैं, उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, या उसकी ज्योग्राफी या जो ज्योग्राफिकल लोकेशन, या ज्योग्राफिक वाइज वो किस तरह से है। तो सिंपल इसका भी फिलहाल यही कॉन्सेप्ट। थर्ड इज द सेलियंस मॉडल। इसमें हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं उसकी अर्जेंसी, लेजिटिमेसी और पावर से। अर्जेंसी, लेजिटिमेसी और पावर से, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अर्जेंसी में हम देखते हैं कि उसको लेवल ऑफ डिटेल या टेंशन कितनी रिक्वायर्ड है, टाइम कंस्ट्रेंट कितना क्या है उसके हिसाब से, उसके स्टेक्स कितने हैं इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। लेजिटिमेसी में हम लोग देखते हैं बेसिकली उसकी अप्रोप्रिएट इन्वॉल्व, इस प्रोजेक्ट में इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, या प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, जैसे कि लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट वर्क में उसकी कितनी रहेगी। और उसके बाद पावर में लेवल ऑफ अथॉरिटी आ जाती है। उसके बाद जब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया स्टेक होल्डर्स को, उनको स्टेक होल्डर रजिस्टर में डाल दिया, क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन के बाद आपने इनको प्रायोरिटाइज कर लिया। क्योंकि ये स्टेप्स आप इस वजह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल इनिशियली आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में कोई अराउंड 10,000 स्टेक होल्डर्स मिले, तो आप सबको तो नहीं मैनेज कर सकते एक साथ। आप उनको क्लासिफाई करेंगे, फिर उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपके पास एक आखिर में ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिनको, थोड़े से स्टेक होल्डर्स होंगे जिनको आप मैनेज करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट सही चलता रहेगा। देखा जाए तो ये भी वो जो परेटो रूल, हमने 80-20% रूल अप्लाई किया था, ये भी एक वन ऑफ द काइंड वही चीज है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान का, या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी पीएमपी में टर्म इसकी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान की है, तो लेट्स टेक दिस। पहला पर्पस हो सकता है टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना। और दूसरा ये हो सकता है कि टू इफेक्टिवली इंगेज स्टेक होल्डर। टोटल 3 चीजें हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस और को मैनेज करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना, और थर्डली उसको इफेक्टिवली इंगेज रखना प्रोजेक्ट में।
अब इसके बाद सवाल आता है कि ये प्लान है, अब इसको अप्रूव कौन करेगा? स्पॉन्सर करेगा। ठीक है। एक चीज यू शुड बी क्लैरिफाइड कि जितने भी प्लान्स बनेंगे हमारे, जिसको मजमूई तौर पे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसके अंडर आपके आ जाएंगे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सारे जितने प्लान हैं सारे उसके अंदर आएंगे। सारे अप्रूव स्पॉन्सर करेगा। इसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो एंगेजमेंट प्लान है, बेसिकली जितने भी प्लान्स होते हैं वो आपको आंसर करते हैं अबाउट हाउ, कि हाउ यू आर गोइंग टू एंगेज और हाउ यू आर गोइंग टू मॉनिटर देम। क्या वो चीज़ देख, तो इसके अंदर एक हमारे पास मैट्रिक्स आता है, उसको उनको मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स या सीन। उसमें हम लोग बेसिकली होता क्या है, ये है आपके सामने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपका एक स्टेक होल्डर है अनअवेयर में। ठीक है, मैं कह देता हूँ मेरा ये जो पहला स्टेक होल्डर है ये अनअवेयर में है। ठीक है, ही इज अनअवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट, करंट लेवल उसका क्या है, अनअवेयर, ही इज अनअवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि उसको एटलीस्ट ही शुड बी सपोर्टिव ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसकी डिजायर्ड स्टेट ये हो प्रोजेक्ट। इन शॉर्ट आपका एंगेजमेंट प्लान भी और ये दिस मैट्रिक्स आपको क्या बताते हैं, आपको हेल्प करते हैं इन टेकिंग द स्टेक होल्डर फ्रॉम द करंट engagement level to the desired engagement level। तो उसका करंट engagement लेवल क्या है प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, और आप क्या डिजायर करते हैं कि उसका engagement लेवल इस प्रोजेक्ट के साथ क्या हो। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं फर्दर। अनअवेयर, अनअवेयर मींस ही इज अनअवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट से बिल्कुल अनअवेयर है स्टेक होल्डर। उसके बाद रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब है कि प्रोजेक्ट से तो अवेयर है, उसके पोटेंशियल इफेक्ट से भी, इम्पैक्ट से भी अवेयर है, लेकिन उस चेंजेस से रेजिस्टेंट है, कि वो उसका प्रिडिक्टिव माइंडसेट है, वो कहता है यार मैं इसमें चेंजेस से बड़ा रेजिस्टेंट है। लेकिन रेजिस्टेंट वाला जो स्टेक होल्डर है, आप उसमें देखें कि वो इंटरेस्टेड भी है। इंटरेस्टेड है तो रेजिस्टेंट है, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो रेजिस्टेंट कैसे हो। ठीक है, मैं एक कोई भी पर्सनैलिटी ले लें। ठीक है, उसमें मैं क्या कहते हैं, उसमें अगर इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर्सनैलिटी में, तो मैं उसके खिलाफ कैसे हो सकता, उससे रेजिस्टेंस कैसे अख्तियार कर सकता। ठीक है, तो रेजिस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है। न्यूट्रल मतलब प्रोजेक्ट से भी अवेयर है, उसके इम्पैक्ट से भी अवेयर है, लेकिन ना ही सपोर्टिव है, ना ही ऐसा नहीं है ना ही सपोर्ट कर रहा है और ना ही नहीं कर रहा। तो ही इज द न्यूट्रल पर्सन। उसके बाद सपोर्टिव, सपोर्टिव एज द वर्ड सेज कि वो ही सपोर्ट्स द वर्क, ही सपोर्ट्स द प्रोजेक्ट। उसके बाद लीडिंग, लीडिंग का मतलब ये है कि वो एक्टिवली सपोर्टिव भी है और एक्टिवली इंगेज भी है प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। इसमें सर कोई क्वेश्चन आपका? क्लियर। ओके, जैसे कि ये नॉलेज चेक एक क्वेश्चन है। अब स्टेक होल्डर इज रेजिस्टेंट टू द प्रोजेक्ट, मैं अभी पीछे एक्सप्लेन किया, तो क्या करेंगे आप उसके साथ अकॉर्डिंग टू दैट पावर इंटरेस्ट ग्रेड। आप क्या करेंगे, आप उस पीरियड पे देखें, एक मैं कहता हूँ एक स्टेक होल्डर रेजिस्टेंट है, उसके साथ क्या करना चाहिए? सॉरी साहब, की आवाज कट, सेकेंडली टाइप करते हैं, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है।
इंगेज किस तरह से सर? अकॉर्डिंग टू दैट पावर इंटरेस्ट ग्रिड आप उसमें जाएं। आपके ख्याल से एक रेजिस्टेंट स्टेक होल्डर की पावर क्या है और इंटरेस्ट क्या होगा, और उसके हिसाब से हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे? तो और फिर जो इस लोकेशन पे आएगा तो उस हिसाब से engage करेंगे। चले मैं बताता हूँ आपको इसमें हमने करना क्या है। जो आपका रेजिस्टेंट स्टेक होल्डर है ना, उसको फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस हैं। मैनेज क्लोजली करेंगे, इन्फॉर्म, कीप हिम इन्फॉर्म, कीप हिम सेटिस्फाइड, या मॉनिटर हिम। ठीक है। अब वी विल बेसिकली मैनेज हिम क्लोजली। क्यों? आप उस पावर इंटरेस्ट ग्रिड पे जाते हैं। अब जो आपका बेसिकली रेजिस्टेंट स्टेक होल्डर है, आप उसकी पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है। जैसे बताया पिछले स्लाइड में कि फॉर एनीबॉडी टू बी रेजिस्टेंट ही हैज टू हैव अ पावर। ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंट है तो उसकी पावर भी है। ठीक है। और अगर उसको ही हैज इंटरेस्ट इन मी, ठीक है, उसको इंटरेस्ट मेरे में होगा तभी वो रेजिस्टेंट होगा। यू कैन नॉट बी रेजिस्टेंट टू अ स्ट्रेंजर। मैं जिस बंदे को नहीं जानता, तो मैं उसके साथ उससे रेजिस्टेंट कैसे हो सकता हूँ? ठीक है। मैं वो छोटी सी इसकी मिसाल है ना कि वी गेट एंग्री ऑन पीपल वी लाइक और वी केयर अबाउट। ज्यादातर उनके साथ ही गुस्सा होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की मिसाल है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये एक इस तरह का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। दैट्स व्हाई आई वांट टू फोकस ऑन दिस के रेजिस्टेंट स्टेक होल्डर जो होगा, उसकी पावर भी हाई होगी, उसका इंटरेस्ट भी हाई होगा। और जब हम पावर इंटरेस्ट ग्रिड पे देखते हैं, वो टॉप राइट क्वाड्रेंट पे फॉलो कर रहा होगा, और वी विल बी मैनेजिंग हिम क्लोजली। Right. अब इसको अगर हम छोटा सा रिकैप करते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं व्हाट टू डू है ना, न्यू स्टेक होल्डर ज्वाइन दी प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि हमारे किसी भी टाइप पे प्रोजेक्ट में नया स्टेक होल्डर आ सकता है। ठीक है। इसमें नहीं डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट के किस लाइफ साइकिल के किस फेज में है, इनिशिएशन में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, किस फेज में, किसी फेज में स्टेक होल्डर ऐड हो सकता है। ठीक है। तो अब उसका क्या प्रोसेस होगा? स्टेक होल्डर अगर एक आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया, आपने उसको क्या करना है, स्टेक होल्डर रजिस्टर में उसको डाल देना। उसके बाद कैटेगराइज करना है और प्रायोरिटाइज कर देना उसको, जैसे कि हमने पिछले मेथडोलॉजीज देखी। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो, अगर तो प्लानिंग फेज में नहीं आया, बाद में किसी और फेज में आ गया, तो हमें जाहिर सी बात है उसके हिसाब से स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान भी अपडेट करना पड़ेगा या नहीं। अगर तो प्लान अपडेट करना पड़ेगा और वो अप्रूव हो चुका, तो उसके लिए हम लोग वैसे ही नहीं अपडेट कर सकते। उसके लिए हमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है यहाँ पे, चेंज रिक्वेस्ट, वो रेज करनी पड़ती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट जाती है स्पॉन्सर के पास या स्टेयरिंग कमेटी गवर्नेंस बोर्ड को हम देते हैं कि ये रिक्वेस्ट नीडेड है इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लान या इन दिस प्लान। तो वो उसको आगे एनालाइज करते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके सारी चीजें देखते हैं कि क्या करना चाहिए उसको अप्रूव या नहीं, और फिर वो अप्रूव करते हैं, डिक्लाइन कर, जो भी वो होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं इसमें अपडेट करते रहते हैं साथ साथ। अगर तो अप्रूव हो गई, तो बस स्टेप 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हम लोग उस प्लान को अपडेट कर देंगे। और जो है साथ साथ मतलब अगर स्टेक होल्डर ऐड हुआ तो हमारी तीन तीन चीजें अफेक्ट हो रही है ना, स्टेक होल्डर प्लान भी अफेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन प्लान भी अफेक्ट हो रहा है, जो कि मजबूरी एक पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। कम्युनिकेशंस भी हम लोग, जाहिर सी बात है, एक हमारा पूरा कम्युनिकेशन चैनल बढ़ गया एक स्टेक होल्डर के ऐड होने से। ये कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल, वो आगे हम लोग कम्युनिकेशंस के टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, स्टेप 5। अब हमारे जो स्टेक होल्डर है, अब वो सारी चीजें हो गई, हम लोग उसके बारे में कुछ अजम्पशंस भी होंगे जो हमें नहीं पता होंगे इनिशियली, कि जो है ना अपना ये फ्यूचर में हो सकता है ये चीज कहने को कह दे या कुछ भी कर सकता है। तो कुछ अजम्पशंस हमें जो मालूम होगी वो हम लोग डाल देंगे अजम्पशन लॉग में। अच्छा, अजम्पशन लॉग हो गया हमारा, स्टेक होल्डर रजिस्टर हो गया हमारा, आगे रिस्क रजिस्टर आएंगे। ना देर आर बेसिकली 11 प्लान्स
एंड 33 डॉक्यूमेंट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल पीएमपी के पूरे एग्जाम, ठीक है। मैं प्लान्स को अपडेट करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट चाहिए होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होती है, आप उसको वैसे ही अपडेट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी के बाद स्टेप 6 आ जाता है कि आप फिर उसको सारी चीज़ें हो गई, आप फिर उसको उसकी यू विल एंगेज हिम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजीज जो कि आप स्टेक होल्डर प्लान में बनाएंगे, लिखी होंगी। फिर आखिर में जो है ना आप देख लेते हैं मॉनिटर और कंट्रोल, बेसिकली स्टेप आ जाता है कि उसको मुस्तकिल मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई हाँ इफेक्टिवली इंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा तो आप फिर कुछ चीज़ को रिव्यू करते हैं और फिर उसको प्लान को अपडेट करते हैं। ये दीज आर दी 7 स्टेप्स जो कि आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये ये दिस इज द होल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन पीएमपी। इसके अंदर की चीज़ें हमने पढ़नी, इसमें इसके अंदर क्या होता है ये आपको स्टेप्स पता होंगे तो स्टेक होल्डर को कोई भी स्टेक होल्डर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया तो यू कैन डू इट इजीली। लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर डिस्कस करें जैसे कि हम स्टेक होल्डर्स किस तरह से हर लाइफ साइकिल में डील होती है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जैसे कि हमें पता है हमारे लाइफ साइकिल्स हैं इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। इनिशिएशन में हम लोग प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, असम्पशन लॉग बनाते हैं और स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाते हैं। इनिशिएशन में सिर्फ हम ये 3 चीजें बनाते हैं और कुछ नहीं। प्रोजेक्ट चार्टर, assumption लॉग और स्टेक होल्डर रजिस्टर। उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द प्लानिंग फेज, प्लानिंग फेज में हम लोग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनाते हैं जिसके अंदर वो सीम आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स या स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, सिंपल में उसको करके हैं। तो वो हम प्लानिंग फेज में करते हैं। देन आ गया एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन में जो हमने स्ट्रेटेजी सारी चीजें प्लानिंग फेज में की होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हमने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान में स्ट्रेटेजीज लिखी होती हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस? वेरिएंस होता है प्लान वर्सेस एक्चुअल, कि आपने प्लान क्या किया था चीज के बारे में और एक्चुअल में वो क्या चीज है। अब वो साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में देखते रहते हैं, हाँ मैंने प्लान ये किया था लेकिन एक्चुअल में ये चीज आ रही है, आप उसको मॉनिटर करते रहते हैं फिर बाद में उसको कंट्रोल करते हैं। क्लोजिंग में आप सिंपली क्लोज कर देते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को। यहाँ तक सर क्लियर है? कोई क्वेश्चन? बिल्कुल clear। चलो माइंड मैप एज अ वो कर